हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये 47th BPSC का पेपर करेंगे। ठीक है, जो 2005 में हुआ था, कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ किया हुआ है इसका पार्ट। 47वीं जो BPSC का पेपर हुआ था, हम लोग फुल लेंथ भी कर रहे हैं और सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, फुल लेंथ इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होता चले। ठीक है दोस्तों, और सेक्शन वाइज भी करवाया हुआ हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सेक्शन वाइज में हिस्ट्री कंप्लीट है, ज्योग्राफी भी करीब करीब कंप्लीट है, तो सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जा कर के देख सकते हैं। और BPSC का भी करीब 6 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उसको भी देख सकते हैं। अगर देखते हैं तो आपका तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि फुल लेंथ में सारे सब्जेक्ट एक साथ होंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं और एक तरफ प्रदेश है, मैच करने वाला है। ठीक है, तो बाढ़, बाढ़ कहाँ आते हैं? तो बाढ़, ये प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़ आता है। और भूकंप कहाँ आता है? तो भूकंप आता है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र भूकंप से प्रभावित होता है। और सूखा कहाँ आता है? तो सूखा से प्रभावित होता है मध्य पूर्वी भारत, सूखा से प्रभावित रहता है। और चक्रवात, चक्रवात कहाँ आता है? तो चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में, चक्रवात से प्रभावित होता है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा का क्षेत्र। ठीक है, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा का क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित रहता है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, तो बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाढ़ से कौन प्रभावित रहता है सबसे ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। और भूकंप से तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, फुट हिल्स वाला क्षेत्र। ठीक है, और सूखा से तो मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात से कौन? तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। ठीक है, प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। बी आंसर होगा। भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यह पूरे उत्पादन का 68% अकेले पैदा करता है। इसके बाद क्रमशः केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो 2001 की, अब 2011 पूछा जाएगा। ठीक है, 2011 अभी तक, मतलब कि 2011 के बाद 21 में होना था जनगणना, लेकिन कोविड की वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया। तो अभी 2011 का ही रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, जब तक कि 2027 में जो होना है जनगणना, वो उसका डाटा नहीं आ जाता है तब तक। तो अभी भी 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता बिहार की है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिहार की साक्षरता सबसे कम है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है? तो देखिए, व्याख्या से देखते हैं। भारत के प्रमुख अबरख उत्पादक राज्य झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान है। झारखंड राज्य में देश का कुल अबरख उत्पादन का 50% प्राप्त होता है। बिहार का गया और मुंगेर अबरख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है? तो इसमें अभी शायद आंध्र प्रदेश हो गया है ना सबसे अधिक अबरख उत्पादन में। ठीक है, ये सब मिनरल्स वाला डाटा थोड़ा अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब झारखंड था तब तो अबरख उत्पादन बिहार में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब बिहार अलग हो गया है झारखंड से, तो यहाँ पे सिर्फ गया और मुंगेर वाले एरिया में अबरख उत्पादन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी शायद अबरख उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं, तो भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं किसके, तो केंद्रीय सरकार के मुख्य होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं तो किसके मुख्य होते हैं, तो केंद्रीय सरकार के। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र की सरकार तथा राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया, तो गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किसके द्वारा किया गया था, तो राज्यपाल द्वारा किया गया था। ठीक है, राज्यों के मंत्रिमंडल को बर्खास्त राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो उस समय करंट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किया गया था मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो किसको मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 द्वारा और उच्च न्यायालयों को 226 द्वारा, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 232 द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आएगा। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय 5 प्रकार के लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के माध्यम से अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय और 32 सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से करते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, बी आंसर हो जाता है। ठीक है, महाभियोग लगा करके और संसद द्वारा हटाया जा सकता है, बी आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा, बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन बाद में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया शिक्षा को, बी आंसर हो जाएगा। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन, जंगल, ये जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। साथ ही समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि पहले जो था शिक्षा ये राज्य सूची में था लेकिन इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। देखिए एक्सप्लेनेशन फिर से, संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में लाया गया था ना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। साथ ही समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन शामिल किया गया। डिटेल्स को ठीक से ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आसपास से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता, बी.आर. मेहता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, तो बलवंत राय मेहता था, सी आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये किस वर्ष तक, तो 2026 तक इसी तरह बना रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण
किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में पंचायती राज का श्री गणेश मतलब शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। उसके बाद आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान में कब पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, सी आंसर होगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य को, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, उन्हीं को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायती राज्य का चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज्य का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित इनमें से कौन है? तो 19 है। ठीक है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ए आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(1) क या अनुच्छेद 19(1) ए भी बोलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) ए या अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है, ध्यान रखेंगे इसको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा गया है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी उसी समय लाया गया था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, को लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये काफी बार पूछा जाता है। पहले ये शब्द प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, ठीक है, 1976 में जो ये 42वां संविधान संशोधन लाया गया था उसी के द्वारा ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, जब शुरुआत में संविधान लागू हुआ था उस समय प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं,
ठीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्यपाल की राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। ये सही नहीं है। ठीक है, डी सही नहीं है। और देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है। ये सही है, किंतु निर्यात का मात्र 3% ही करता है। किंतु निर्यात मात्र 3% ही करता है। ये सही है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। ये भी सही है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। ये भी सही है, लेकिन डी सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कथन कारण का प्रश्न है। गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थित्यांतरण स्ट्रक्चरल शिफ्ट की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। तो ये सही है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई है। नहीं, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी थोड़ी ना आएगी। जब से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा है वैसे वैसे और तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी ना। तो ये आर गलत हो जाएगा। ठीक है। गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थित्यांतरण मतलब स्ट्रक्चरल शिफ्ट की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। तो ये सही है। तो ए सही, परंतु आर गलत। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस दशक में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, न कि कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। नहीं, ये गलत हो गया। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तो ये सही है, दूसरा सही हो गया। ठीक है, और देखते हैं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है। और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो ये सही है। तो दूसरा और चौथा सही हो गया। तो सी आंसर हो गया। ठीक है, सी आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक के विस्तार तथा पशु पालन, सामाजिक वानिकी एवं मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन आदि का समाकलन करना है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऊर्जा एवं उपभोग के संबंध में ऊर्जा एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ऊर्जा एवं उपभोग के संबंध में? तो गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति डिक्लाइनिंग ट्रेंड लक्षित हुई है। नहीं, तो डिक्लाइनिंग थोड़ी ना, ऊर्जा का उत्पादन तो बढ़ा ही है ना, तो ये गलत हो गया। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। नहीं, भारत की जनसंख्या इतनी है और लगातार समृद्ध मतलब कि डेवलप कर रहा है इंडिया, तो ये यही गलत हो गया। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा ना, तो सही नहीं, तो सही नहीं, दूसरा नहीं है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति डिक्लाइनिंग ट्रेंड लक्षित हुई है। तो उस समय का करंट का क्वेश्चन हो तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड उस समय दिखाया था शायद। ये बी गलत हो जाएगा क्योंकि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, तो भारत में न्यूनतम नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान सबसे नीचे है, सबसे ऊपर अमेरिका है। भारत में ऊर्जा एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्सप्लेनेशन गलत दिया है थोड़ा। ये देखिए, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। नहीं, न्यूनतम नहीं होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। तो ये सही है क्योंकि 21.54% के आसपास वृद्धि हुई थी जनसंख्या दशकीय वृद्धि 1991 से 2001 में। और 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। तो ये भी सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 4 सही होगा। ठीक है, 1 और 4 सही होगा, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छे से समझ में आएगा। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.54% थी। सन 1991 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर 24.81% था, जो 2001 में 21.6% रह गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें कौन से कथन सही होंगे वो चुनना है। ठीक है, तो भारत के निर्यात कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। ये करंट का उस समय का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, डाटा के रिलेटेड, तो ये सही है। भारत के निर्यात कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। सही। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। तो ये भी सही था। और लैटिन अमेरिकी, उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी सही है। विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। नहीं, ये गलत हो गया। तो 1, 2 और 3 सही, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय बिहार का सबसे कम है। ए आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर से। ठीक है, निगम कर से। अभी लेकिन डाटा बजट और जो इससे आएगा बजट जो 2026-27 वाला होगा उससे आंकड़ा, और सर्वे से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि किसका भाग कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहलाता है? तो 1921 का ईयर जो है महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है, 1921 का ईयर। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष या ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? तो 1921 का ईयर कहलाता है। ठीक है, डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 का वर्ष महान विभाजक वर्ष कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण इनमें नहीं है, तो ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, सी आंसर होगा। ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण नहीं है, जबकि अन्य ये निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर, ये इंटरेस्ट रेट फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर ये है, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट ये है, लेकिन ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है, जबकि अन्य राजकोषीय नीति का उपकरण है। ध्यान रखें कि ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है, जबकि अन्य राजकोषीय नीति का उपकरण है। ये जो करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण है, जबकि ब्याज दर जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, ये आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है, ध्यान रखेंगे। और बाकी राजकोषीय नीति के उपकरण हैं, ध्यान रखेंगे इसको। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर का अंश क्या होता है? तो बढ़ता जाता है ना, टर्सरी सेक्टर का योगदान बढ़ता जाता है जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो इनमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो इनमें उड़ीसा हो जाएगा, सी आंसर हो गया। ठीक है, उड़ीसा। व्याख्या, 2001 की जनगणना में साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 65.38% है, 65.38% था 2001 की जनगणना में साक्षरता का औसत। उड़ीसा का साक्षरता उस समय 63.61%, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे था, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो किसमें की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो छठी योजना में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और छठी
पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 85 थी। नाबार्ड का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महलनोबिस ने की थी। सी आंसर हो जाएगा, पीसी महलनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महलनोबिस ने की थी। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? तो आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग जो विषय है किसका है? तो समवर्ती सूची का, कंकरेंट लिस्ट का विषय है। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है किसका? तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन है? तो सेवा क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत कौन है? तो सेवा क्षेत्र है। ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो महाराष्ट्र था, ठीक है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में रहती है, जबकि सबसे अधिक नगरीकृत प्रतिशत गोवा है, ठीक है। जबकि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, ठीक है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है प्रतिशत के हिसाब से। यहाँ राज्य की 49.27% जनसंख्या नगरों में रहती है जनगणना 2001 के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSA, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी योजना आयोग का गठन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को की। यह एक संविधानेतर निकाय है, ठीक है, संविधानेतर निकाय थी। लेकिन अब इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर कर दिया गया है। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। और अभी इसके जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, वो हैं डॉक्टर सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है ना। यूरेनियम से रिएक्टर में विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है, यूरेनियम से। ये आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग होता है। यह वनस्पति वृद्धि में सहायक होता है तथा हरे रंग को बढ़ाता है, ध्यान रखेंगे। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जो जहर है वो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड से।
चूहा मारने के लिए रेट्रोसाइट नामक रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड से होता है। ध्यान रखेंगे। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा और जस्ता होता है ना पीतल में। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। पीतल में जस्ता 70% और तांबा 30% धातुएं होती हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है ना। एस्पिरिन पेड़ से मिलता है, एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एक पेड़ से, ठीक है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। इसके कैल्शियम और सोडियम लवण ज़्यादा घुलनशील और कम हानिकारक होते हैं। यह ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करता है। ध्यान रखेंगे। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है। मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु? तो लोहा धातु पाया जाता है, ठीक है। डी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है, साइंस का भी क्वेश्चन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ध्यान रखेंगे। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर की ओर संकेत करता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? तो उत्तर की ओर संकेत करता है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है जिसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तर ध्रुव, जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से उत्पन्न होती है, ठीक है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से उत्पन्न होती है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। महासागर में बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। जबकि ये चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। इसीलिए ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से उत्पन्न होती है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा कैसे होती है? तो कारखानों से। अम्ल वर्षा एसिड रेन कैसे होती है? तो कारखानों से। ए आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कारखाने के धुएं से निकलती है। यह नमी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो वर्षा के बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरता है। इससे इमारतों को भारी क्षति होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। सोना को घोला जा सकता है। सोना को किस में घोला जा सकता है? तो सोना को घोला जा सकता है किस में? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ध्यान रखेंगे कि सोने को घोला जा सकता है किस में? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं तथा ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सोने को घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। यह अम्लराज में क्या होता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार ये रिपीट होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु फाइबर को गर्म करके, ठीक है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु फाइबर को गर्म करके करते हैं।
बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है कमरे को ठंडा? कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का तरीका, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ए आंसर हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ए आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। ये ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसको ध्यान रखेंगे। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ध्यान रखेंगे कि लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड जो है इसका लोलक का, किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। बी आंसर हो जाएगा। लोलक की कालावधि उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आवर्तकाल T बराबर 2 पाई √L/G। L लोलक की लंबाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।